नमस्कार। भारद्वाज मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं के गणित विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बिना रुकावट प्राप्त होती रहे। आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। मैं आपको इस टॉपिक के एक एक शब्द, एक एक वर्ड का मतलब उदाहरण से समझाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। हम इस टॉपिक में जिन बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है नंबर 1, बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इनको हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, उदाहरण सहित किस तरह समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद के पद क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद की घात अर्थात पावर का पता हम कैसे लगाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम जब हम पदों के बारे में जानते हैं तब पदों के आधार पर हम बहुपद को किस तरह सूचीबद्ध करेंगे, अर्थात बहुपद या पॉलिनोमियल हमारे पदों अर्थात टर्म्स के आधार पर कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। उसी प्रकार घात अर्थात पावर क्या होती है तथा घात या पावर के आधार पर हमारे जो पॉलिनोमियल है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरह हम कितने नामों से हम पुकारते हैं और किस प्रकार उनको पढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम चर की कि बहुपद का चर क्या होता है, उसको किस प्रकार डिनोट किया जाता है और उस चर के आधार पर हम बहुपद को कितने भागों में बांटते हैं और उसको किस प्रकार पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बहुपद क्या होता है। आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ पर एक एक शब्द को उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। पहली बात करते हैं हम बहुपद की। बहुपद क्या होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि बहुपद हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु जमा पद। बहु का मतलब है बहुत सारे, बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा। पद होता है हमारे पास टर्म्स। अब पद क्या होता है मैं इसको आगे इसके बारे में उदाहरण से समझाऊंगा आपको। पद तो इन दोनों टर्मों से मिलकर अर्थात बहुत सारे टर्म को मिलाकर अर्थात दो या दो से अधिक टर्मों को मिलाकर जो हमारे पास गणितीय एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम बहुपद बोलते हैं। अब बात कर रहा था मैं पद की कि पद क्या होता है। पद को समझने से पहले मैं कुछ गणितीय आधारभूत चीज़ों के बारे में बताऊंगा, वो आप पहले उनको समझें। बच्चों, हमारे पास गणित में 4 प्रकार की गणितीय संक्रियाएं होती है जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन। वो होती है हमारे पास जमा, नफी, गुना और भाग। ये 4 प्रकार की हमारे पास गणितीय संक्रियाएं होती है। और उसके बाद बात करते हैं हम कि हमारे पास गणित में संख्याएं तो बहुत सारी होती है। संख्या पद्धति पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी संख्याएं होती है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होता है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। वो संख्या होती है जो आप छोटी क्लासों से आप पढ़ते आए हैं और मैंने इनके बारे में छोटी क्लासों वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। आपको अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मगर समझ के आधार पर हमारे पास गणित में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक वो संख्या होती है जिनके बारे में हम जानते हैं, दूसरी प्रकार की संख्या उसके पास नहीं जानते, होती है वो संख्याएं मगर हम
नहीं जानते। ठीक है, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, उनको हम चर कहते हैं। वो क्या होती है? चर। जिनके बारे में हम उनको बोलते हैं हम अचर। ठीक है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उनको बोला जाता है चर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कि वो संख्याएं जिनके बारे में हम नहीं जानते उनको बोलते हैं हम चर, और इंग्लिश में बोला जाता है उनको वेरिएबल। ठीक है, और जिनके बारे में हम जानते हैं उनको बोला जाता है चर, अचर, उनको बोलते हैं हम नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब चर और अचर को आप किस तरह समझोगे? चर वो संख्या होती है जो हालात के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, प्रश्नावली के हिसाब से, किसी भी कारण से जो है वो जो बदलती रहती है, मतलब वेरी करती जाती है, जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। बदलती रहती होती है, हम जानते नहीं है। एक पहली नज़र में हम उनको नहीं जानते, परंतु वो होती है, और होती कितनी है वो हम बाद में उसको फाइंड आउट करते हैं। उनको हम चर बोलते हैं, जो संख्या हमारे पास बदलती है। अचर संख्या या नॉन वेरिएबल संख्या वो संख्या होती है जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, तो आप देख सकते हैं कि सारे हमारे पास अचर संख्या है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि 1 कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है, उसकी कीमत कितनी है। 2 हम जानते हैं, 5 हम जानते हैं, 7 हम जानते हैं। इस प्रकार की वो संख्या जिनके बारे में हम जानते हैं, उनका मान जानते हैं, उनकी वैल्यू जानते हैं, उनकी वेटेज जानते हैं, उनकी कीमत जानते हैं, उनको हम बोलते हैं अचर संख्या। और चर संख्या वो संख्या होती है जिनके बारे में हम नहीं जानते, पहली नज़र में नहीं जानते कि मान होता है, कीमत होती है, तो पहली नज़र में वो नहीं जान पाते। ठीक है, उनको हम बाद में फिर निकालते हैं, क्योंकि उनकी मान जो है वो वेरी करता है, इसलिए उनको वेरिएबल बोला जाता है। वो हमारे पास अचर होती है। इन दोनों का अंतर समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो मेरे पास 2 स्थितियाँ हैं। मान लो मेरे पास 2 स्थितियाँ हैं, मैं हूँ, मेरे पास 2 स्थितियाँ हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपए है, ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि 5 रुपए कितने होता है। मैं भी जानता हूँ कि मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि मेरे पास 5 रुपए हैं। अगर मैं इस 5 रुपए के बारे में सोचूं या आप सोचें, तो हम दोनों को पता है कि 5 रुपए क्या होते हैं, कितने होते हैं, और इनकी कीमत कितनी होती है। जब हम दुकान जाएंगे तो ये 5 रुपए क्या चीज़ खरीदने की ताकत रखते हैं। दुकानदार को पता है कि अगर मैं 5 रुपए दूँ तो वो मुझे बदले में क्या चीज़ देगा, तो हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति है कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं। वो 5 रुपये हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 रुपये हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर हम जानते नहीं है कितने हैं। मुझे भी पता है कि मेरे पास पैसे हैं, रुपए हैं, उनका मान है, परंतु मुझे पता नहीं है, जानता नहीं कि वो है कितने हैं। ना आप जानते हैं कि वो कितने हैं, मतलब मेरे पास कुछ रुपए हैं। उन कुछ रुपए को हम क्या करते हैं, नाम तो बोलेंगे, हवा में तो बात नहीं करेंगे हम, तो क्या बोलेंगे हम? मान लो मेरे पास x रुपए है, x का मान भी है, पर हमने पहली नज़र में हमें इसका पता है। ठीक है, तो आप इन दोनों उदाहरण से देख सकते हैं कि जो 5 रुपए है हमारे पास क्या है, ये अचर है, ये भी पैसे हैं। x है वो क्या हमारे पास है, वो हमारे पास चर है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में नहीं जानते, इसको हम बाद में निकालेंगे कि मेरे पास कितने रुपए हैं। इन्हीं कंडीशन के आधार पर हमको निकाला जाता है, उसको हम चर बोलते हैं, और तथा वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल क्यों बोलते हैं, चर क्यों बोलते हैं? दूसरा पहला तरीका तो है कि हम जानते नहीं इसके बारे में। दूसरा तरीका है कि ये संख्या बदलती है। अगर मैं यही शब्द दूसरे के लिए अप्लाई करूँ, मैं बोलूँ आपके पास कुछ रुपए हैं, तो आपके पास x हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो मैं बोलूँगा आपके पास कुछ रुपए हैं, तो वो क्या 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो जब आपके पास रुपए हैं उसको क्या लिखूँगा मैं? उसको मैं y नाम लिखूँ, आपके पास y रुपए हैं। ठीक है, तो हम दो आदमी के हिसाब से जो पैसे कुछ रुपए हैं वो बदल रहे हैं। मेरे पास कुछ रुपए हैं वो कुछ और हो सकते हैं, और आपके पास कुछ रुपए हैं वो कुछ और हो सकते हैं, मतलब बदल रहे हैं, उनका मान बदल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाई बोलेंगे। तो यही कारण है कि हम इस प्रकार की संख्याओं को चर बोलते हैं, अर्थात वेरिएबल बोलते हैं।
ठीक है। और जिन संख्याओं के बारे में जानते हैं उनको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप चर और अचर को बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो इस प्रकार हम जो अचर संख्या होती है वो तो हमें पता होता है कि वो कैसी है, 1 है, 5 है, 7 है। और जो अचर सॉरी जो हमारे पास चर होता है, जो चर होता है उसको फिर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, एक्स से, वाई से, जेड से, एल से, एम से, एन से, किसी भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मान होते हैं, कीमतें होती हैं इनकी, परंतु क्या है, ये हमें पहली नज़र में पता नहीं होता है ये है कितनी। ठीक है, इनको हम अचर बोलते हैं और इनको चर बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास चर क्या हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। ठीक है, संक्रियाएं मैंने बता दिया आपको कि संक्रियाएं हमारे पास जमा होती है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। ये हमारे पास संक्रियाएं होती है। ठीक है, और चर अचर संख्या होती है हमारे पास 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुने, मैं पद के बारे में आ रहा हूँ कि पद क्या होता है। जब हम चर संख्या, अचर संख्या और गणितीय सिर्फ 2 संक्रियाएं, कौन सी, गुणा और भाग का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसको हम पद कहते हैं। आप बोलोगे कैसे? ठीक, मान लो मैंने इस्तेमाल किया यहाँ से 2 में हमने गुणा का संक्रिया इस्तेमाल की और चर मैंने x प्राप्त किया, तो मैं लिखूंगा इसका 2 गुना x अर्थात 2x। तो ये मेरे पास एक पद होगा, इसको हम पद बोलते हैं। ठीक है, या फिर 2 है, इसको मैं भाग करता हूँ x से, तो ये मेरे पास पद कहलाता है। ठीक है, पद के बारे में समझ गए। अभी इसी प्रकार के 2 या 2 से अधिक पदों को हम जमा या नफी संक्रिया के साथ जोड़ते हैं तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास है 2x एक पद है और मेरे पास 5 ये भी एक पद है। ठीक है, जब हम इसको जमा या नफी संक्रिया से इस्तेमाल करके जोड़ते हैं तो ये मेरे पास क्या बनता है, बहुपद। क्या बनता है, बहुपद। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो पद बनता है वो भाग और गुणा की संक्रिया के इस्तेमाल से बनता है। ठीक है, जो बहुपद बन जाता है वो पदों को जमा और नफी संक्रिया के साथ जोड़ के बनाया जाता है। अब मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ, 2x का वर्ग नफी 3x जमा 5। ये मेरे पास एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पदों का इस्तेमाल हुआ है। याद रखिए, ये मेरे पास एक पद है, ये मेरे पास दूसरा पद है और ये मेरे पास तीसरा पद है। ये 3 पदों से मिलकर बना हुआ है और जमा और नफी संक्रिया से जुड़कर बना हुआ है, मैंने जो चीज़ आपको बताई अभी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, 3 पदों वाला बहुपद है। उम्मीद है कि आप बहुपद को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पद के आधार पर बहुपद। बात करते हैं पद के आधार पर बहुपद। अभी मैंने बताया आपको कि पद के आधार पर हमारे पास बहुपद कैसे होते हैं। पद आप समझ गए। ठीक है, दोबारा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 2x का वर्ग नफी 3x जमा 5। ये मेरे पास का बहुपद है। तो ये क्या है, ये पूरा हमारे पास क्या है, एक पद ये है, ये पद मेरे पास है अर्थात टर्म है, ये पद हमारे पास। तो ये 3 पद वाला एक बहुपद हो गया जिसको हम जमा और नफी से इसको जुड़ा हुआ है। मैंने पहले बताया कि आप देख सकते हैं कि पदों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या है, एक अचर संख्या और चर संख्या और गुणा या भाग संक्रिया का इस्तेमाल होता है, वो एक पद बनता है। जब इन पदों को हम जमा और नफी संक्रिया साथ जोड़ते हैं तो जो हमारे पास गणितीय एक्सप्रेशन बनता है उसको हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहुपद मतलब एक से ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, इसमें पद होंगे अर्थात टर्म होंगी, तो बहुपद कहलाता है।
तो उस पदों के आधार पर हमारे पास बहुपद कैसे होते हैं। तो यही एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है, 3 पदों वाला बहुपद है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, उसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, मतलब 3 पदों वाला है। तो इस तरह पदों की संख्या के आधार पर हम इसके बहुपद के नाम याद रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पदों के आधार पर हमारे पास कौन कौन से बहुपद होते हैं। वो होते हैं हमारे पास एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी का मतलब है कि वो जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो। उदाहरण के तौर पर 2x एक पद है हमारे पास, उसको हम एक पदी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे दिया गया है तो ये 2 पदी होता है। खुद में संख्या, खुद में अचर संख्या जो है एक पद को बनाती है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 पद में आ जाता है। ये पहले एक पद में था, तो द्विपद में हमारे पास ये द्विपद वाला ये उदाहरण है। त्रिपदी के लिए हमारे पास क्या है, जिसमें 3 पद है, 2x का वर्ग नफी 5x जमा 7। ये मेरे पास क्या है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पदों का ये बहुपद है, इसको हम त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। अब बात करते हैं चर के आधार पे एक चर वाला बहुपद। सबसे पहले इसमें हमें समझना होता है कि चर क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो चर होते हैं उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट एक्स, वाई और जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे एक चर, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चर का इस्तेमाल हुआ है, उसको हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास है 2x का वर्ग नफी 7x जमा 4। आप इस उदाहरण को ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पर कुछ चर दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। हाँ जी, क्या चर है हमारे पास यहाँ पर, x। x के अलावा यहाँ पर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, कोई और चर संख्या दिखाई दे रही है? मैंने पहले बताया है कि चर वो संख्या होती है जो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखी जाती है गणित में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके अलावा कोई भी इस प्रकार की चर संख्या दिखाई नहीं दे रही है। तो इस बहुपद में सिर्फ एकमात्र एक ही चर x का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो चर के आधार पर हमारे पास जो बहुपद होते हैं वो उन चरों की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, 2x का वर्ग नफी 7x जमा 5। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर x का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, एक चर वाला बहुपद है। अब द्विचर वाला बहुपद कैसा होता है, जिसमें 2 चर का इस्तेमाल हुआ है। उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास है 2x का वर्ग नफी 3xy जमा 4। इसको ध्यान से देखें, तो आप इस बहुपद को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 चरों का इस्तेमाल हुआ है, एक x का और एक y का। तो इसको हम बोलते हैं 2 चरों वाला बहुपद। अब त्रिचर वाला बहुपद, जाहिर सी बात है, जब आप इतना समझ गए हैं तो जाहिर सी बात है त्रिचर वाला बहुपद जिसमें 3 चरों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमारे पास है 2x का वर्ग नफी 3x जमा z नफी 4। जैसे ये बहुपद है हमारे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 चर इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से, x, y और z। तो इसको हम त्रिचर बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं बहुपद के घात। बहुपद की घात क्या होता है, घात मतलब पावर उसकी। बहुपद की घात क्या होती है, इसको मैं एक आप उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास के बहुपद है 2x का वर्ग नफी 5x जमा 11। इसको आप ध्यान से देखो इस उदाहरण को, ये मेरे पास एक उदाहरण है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या हमारे पास यहाँ पर चर की स्थिति में इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक चर इस्तेमाल हुआ है x। अब इस चर की घात देखो, घात पता आपकी जो रेज टू पावर होती है हमारे पास, रेशो में जो होती है उसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x की घात हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ पर x की घात कितनी है हमारे पास, 1 है। ठीक है, एक ही चर है, एक चर में 2 प्रकार की घातें हैं, एक में घात 2 है, दूसरी घात 1 है। तो इस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है वो ही इस बहुपद की घात कहलाती है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x चर है और इसमें सबसे बड़ी घात हमारे पास कितनी है, x की घात कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो यही हमारे पास क्या है, बहुपद की घात होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बहुपद में इस्तेमाल होने वाले चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो ही उस बहुपद की घात कहलाती है। अब बात करते हैं उस घात के आधार पर। घात के आधार पर भी हमारे पास बहुपद होते हैं, फिर घातों को देख के। ठीक है, मैंने घात के बारे में बता दिया कि जो हमारे पास बहुपद होते हैं उसके चर में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब घात के आधार पर हमारे पास बहुत सारे बहुपद बनते हैं। पहला बहुपद होता है शून्य घात या अचर बहुपद बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर एक घात जिसकी में घात क्या हो हमारे पास, एक हो, उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। याद रखें, मैक्सिमम जो है गणित में रैखिक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी घात जो है 2 है उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब मैं उदाहरण से समझाता हूँ। शून्य घात या अचर बहुपद। शून्य घात का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात शून्य है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास एक बहुपद है 2x। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है हमारे पास, शून्य है। क्या है, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास, शून्य है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि 2 गुना x घात 0 का मतलब है, x की घात 0 का मतलब होता है 1, अर्थात ये 2 ही मिलता है हमें। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्य घात का बहुपद बोल देते हैं या अचर बोलते हैं। अचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अचर संख्या ही होती है हमारे पास, इसलिए अचर बहुपद बोला जाता है इसको। ठीक है, एक घाती बहुपद क्या होता है जिसमें सबसे बड़ी घात उसकी 1 होती है। उदाहरण के तौर पर मान लो 7 t की घात 1 जमा 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चर जो है वो t है और t की सबसे बड़ी घात हमारे पास कितनी है, 1 है। इसको हम एक घात बहुपद या रैखिक, याद रखें गणित में ही शब्द इस्तेमाल होता है, ये घात बहुत कम होता है, रैखिक बहुपद बोलते हैं, जहाँ पर बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो है वो 1 होती है। और द्विघात बहुपद होते हैं जहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है। उदाहरण से मैं आप समझा सकता हूँ, 2x की घात 2 नफी 3x जमा 14, ये हमारे पास बहुपद है। यहाँ पर चर x इस्तेमाल हुआ है और सबसे बड़ी घात हमारे पास कितनी है, 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम, गुणांक। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, गुणांक को समझने के लिए आप जरा इसको 1 मिनट के लिए हिंदी के हिसाब से सोचें। गुणांक, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें अपने हिसाब से, तो गुणांक होता है गुणा जमा अंक। ऐसा अंक जो किसी संख्या के गुणा में हो। ठीक है, किस प्रकार की संख्या में, चर संख्या। बहुपद में चर आते हैं ना हमारे पास, उसके गुणा में जो अंक होते हैं वो उसके गुणांक लाते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 3x की घात 2 नफी 7x जमा 4, ये मेरे पास एक बहुपद है जिसके हमारे पास 3 पद है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि इसके गुणांक लिखो। ये बोला था गुणांक किसके लिखने आपने, x की घात 2 के या x के गुणांक लिखने पूछा होता है। अगर आप बोला जाए कि इस बहुपद में x घात 2 के गुणांक लिखो, तो आप बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इसके गुणा में हमारे पास कितना है, 3 है। तो 3 जो है x के घात 2 का गुणांक होता है। अगर आपको बोला जाए कि x का गुणांक लिखिए, तो x का गुणांक कितना है हमारे पास, -3। याद रखिए, चिन्ह को कभी मत भूलें। मैं हमेशा जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल में बताता हूँ, तो बच्चों को ये याद करने के लिए बोलता हूँ कि बच्चों, दुनिया में एक ऐसी कोई संख्या नहीं है जो चिन्ह के बिना है। हर एक संख्याओं का अपना चिन्ह होता है, चाहे जमा है चाहे नफी है, चिन्ह के बिना संख्या नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई आदमी जो है नाक के बिना कभी नहीं रह सकता, नाक उसके साथ चली होती है, तो ये जो संख्या के चिन्ह होते हैं वो उसके क्या होते हैं, नाक होती है। तो जब आप संख्या के बारे में सोचें तो उसके चिन्ह को कभी मत भूलें। अगर बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कभी भी सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे। कभी दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो चिन्हों को पहले सोचें, संख्या के बारे में बाद में सोचें, पहले चिन्हों के बारे में सोचें। ठीक है, इसी प्रकार जो मेरे पास x है, x का गुणांक कितना है, 7 नहीं है, -7 है, क्योंकि इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस का लगा हुआ है, -7। ठीक है,
ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास इसको लिख सकते हैं एक्स की घात शून्य, अगर मैं इसको चर में लिखें तो एक्स की घात शून्य लिखते हैं इसमें, तो एक्स की घात शून्य का गुणांक मेरे पास होता है 4। ठीक है, उम्मीद है कि आपको गुणांक बड़ा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं, प्रश्नावली 2.1 के जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और आपको सवाल हल भी मिल जाएंगे करने के लिए। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न व्यंजकों में से कौन कौन से हमारे पास है एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है। ऐसे बहुपद जो एक ही चर में है, मतलब जिसमें हमारे पास एक ही चर का इस्तेमाल हुआ है, वो हमने बहुपद बताने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 के जो हमारे पास 5 भाग हैं, 5 भागों में से हमारे पास 5 भागों में से हमारे पास जो बहुपद हैं उनमें चर का इस्तेमाल हुआ है। बस चरों को देख के आपने बताना है। जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास चर के बारे में पूछा गया है। जैसे पहला हमारे पास 4x की घात 2 न फिर 3x जमा 7। बिल्कुल क्लियर, आपने मेरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गया होगा। आप फटाफट यहाँ पर जवाब दोगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से एक चर वाले हैं, आपको बोला कि कौन से एक चर हैं जिसमें एक चर का इस्तेमाल हमारे पास हुआ है, वो आपने बताने हैं कि कौन से इसमें इस्तेमाल हमारे पास एक चर में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या है, सिर्फ एक मात्र चर इस्तेमाल हुआ है x, तो हमारे पास क्या है, ये एक चर वाला बहुपद है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ क्या है, y चर का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास ये क्या है, ये भी एक चर वाला बहुपद है। तीसरा देखो हमारे पास यहाँ पर t चर का जो है इस्तेमाल हुआ है, ये भी हमारे पास क्या है, एक चर वाला बहुपद है। अगला देखो हमारे पास चौथा है, इसमें हमारे पास क्या है, y चर का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद है। अब पांचों क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 चरों का इस्तेमाल हुआ है, x का, y का और t का। इसका मतलब क्या है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। फिर देखो यहाँ ऊपर लिखा हो कि जो नहीं है उसका कारण देना, कारण ही देना है आपने पांचों में कि इस बहुपद में 3 चरों का इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है x, y और t, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से बोलते हैं कि प्रत्येक में x का गुणांक बताना, ध्यान रखना आपने, x के वर्ग का गुणांक बताना है आपने। तो जहाँ भी आपको बहुपद में x के वर्ग मिलता है उसके गुणा में अंक लिखते जाओ। अब यहाँ देखो x के गुणा में आपके पास अंक यहाँ पर कितना है, 1 है। आप देख सकते हैं इसके गुणा में कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर x के वर्ग के गुणा में कितना है हमारे पास, -1। मैंने पहले बताया आपको, चिन्ह को मत भूलें कभी भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का वर्ग ये है हमारे पास, इसके गुणा में कितना हमारे पास π/2 है। अब अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमारे पास x के वर्ग नहीं है, तो मतलब यहाँ पर गुणांक शून्य होता है। आप बोले कि शून्य कहाँ से, कैसे पता लगेगा शून्य है, मतलब हम इसको रीराइट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लिखें कैसे इसको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, मैं थोड़ा आपको अलग पेज पे बता के करता हूँ इसमें। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 2x नफी 1, वर्गमूल 2x नफी 1, ये हमारे पास का समीकरण है, सबसे अंतिम दिया गया है। हम इसको लिख सकते हैं 0 गुणा x का वर्ग जमा वर्गमूल 2x नफी 1। ठीक है, ये 0 x के वर्ग को 0 गुणा करते हैं 0 आता है, ये 0 आएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाए, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो हमारे पास यही बहुपद बचता है हमारे पास। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम इसको रिराइट करके ऐसे लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि x का वर्ग के गुणा में कितना हमारे पास शून्य है। तो यही कारण है कि हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, कि इसका जो x के वर्ग का जो गुणांक है हमारे पास, वो क्या यहाँ पर शून्य है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बोलता है 35 घात के द्विपद जिसके पद 2 हो, 100 घात के एक पद जिसकी एक ही पद हो का एक उदाहरण देना। आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, बस ध्यान रखना है आपने कि आपको घात का ध्यान रखना है कि घात पे 35 होनी चाहिए, घात 35 होनी चाहिए और पद 2 होने चाहिए, घात 100 होने चाहिए और पद 1 होना चाहिए।
अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर लोगे। फिर भी अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। घात 35 होनी चाहिए। आप क्या यहाँ पर आप गुणांक में कोई शब्द डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। आपने क्या ले लिया, आपने चर संख्या ले ली, इसकी घात 35 कर दी, और यहाँ पर जमा नफी करके कुछ भी कर सकते हैं आप, ए बी सी कर लें आप, 5 6 10 जो भी करना चाहें। ठीक है, द्विपद बन गया हमारे पास, घात 35 वाला द्विपद बन गया। आप गुणा में यहाँ पर डाल सकते हैं 2x घात 35 जमा 5। बस आपने पर दो पदों का ध्यान रखना है, एक पद दो पद होने चाहिए और घात 35 होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से जो है इसके उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार आप घात 100 वाला भी आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं हम। बोला निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपने कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह समझा, बिल्कुल फटाफट बताओगे। घात के बारे में क्या बताया था मैंने कि बहुपद में जो चर होता है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी घात 3 है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, वाई घात 2 है ना वहाँ पर सबसे बड़ी, तो यहाँ पर आपका बहुपद की घात 2 होगा। अब यहाँ देखो टी की घात कितनी हमारे पास है, यहाँ पर सबसे बड़ी 1 है। ठीक है, तो इसके बहुपद की घात क्या हमारे 1 है। अब यहाँ देखो 3, यहाँ पर घात हमारे पास कहीं दिखाई दे रही है, इसकी घात हम क्या बोलेंगे, 0 होती है। अब आप बोलोगी इसमें 0 कहाँ से पता लगेगा हमारे पास। 3 को रीराइट कर सकते हैं हम कैसे, 3 f घात 0। ठीक है, मतलब 3 गुणा x घात 0 का मतलब क्या होता है, याद रखें किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो हमेशा एक कीमत देता है। ठीक है ना, मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा अगली वीडियो में कभी। तो ये 1 होता है बराबर है 3, अर्थात हम 3 प्राप्त होता है, रीराइट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी हमारे पास 0 है, तो इसलिए इसकी घात भी 0 होगी हमारे पास। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। बोला है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो आपने घातों के बारे में पढ़ा और मैंने बताया भी है। रैखिक में होता है जहाँ पर, रैखिक होता है जहाँ पर हमारे पास चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है उसको रैखिक बोलते हैं। जिसमें घात 2 होता है उसको द्विघाती बोलते हैं। जिसमें घात 3 होती है उसको त्रिघाती बोला जाता है। इसी प्रकार आगे बहुपद हमारे पास बनते जाते हैं घात के आधार पर। एक कारण है कि मैंने आपको चर के आधार पर, घात के आधार पर, पदों के आधार पर, सभी के आधार पर मैंने आपको बहुपदों की क्लासिफिकेशन बता दी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रैखिक है। रैखिक मतलब सबसे बड़ी घात हमारे पास 1 होनी चाहिए उसमें रैखिक में। तो देखो सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये क्या है हमारे पास, घाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो ये त्रिघाती में। अब इसको सबसे बड़ी घात कितनी है हमारे पास, 2 है, तो किस में, द्विघाती में। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, एक्स या एक्स की घात 1, तो किस में है, ये रैखिक में हमारे पास। अगला देखो आप 3 टी, या टी की घात कितनी है हमारे पास, टी की घात यहाँ पर 1 है, मतलब ये रैखिक में आती है। उसके बाद आर की घात 2, ये हमारे पास एक पद वाला बहुपद है और आर चर है और चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो किस में आती है हमारे पास, द्विघाती में आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। और अगली हमारे पास 7x घात 3, तो देखो चर x है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो ये हमारे पास कितना है, त्रिघाती में हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो यह हमारे पास प्रश्नावली के आपके सवाल थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको पसंद आए। उम्मीद है कि आपने इस